मेरे लिए आपके साथ सामने उपस्थित हुआ। इस बार का ऐतिहासिक बजट वित्त मंत्री सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रस्तुत किया है उसका असर सारे देश में देखने को मिल रहा है। यदि हम कहें कि खुशी की लहर है तो अतिशयोक्ति नहीं है, ये अभूतपूर्व है, क्योंकि हमारे देश में आर्थिक कमजोरी के कारण हमेशा जिस प्रकार की बजट की अपेक्षा सरकारों से देश की जनता को होती थी, उस प्रकार की बजट देश की सरकारें चाहकर भी प्रस्तुत नहीं कर पाती थी आर्थिक मजबूरी के कारण। लेकिन पिछले 10 वर्षों के आर्थिक सुधारों का जो एक अभियान चला, उससे हम नहीं, सारी दुनिया ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंची है। अब जर्मनी, जापान, अमेरिका और चाइना हमसे आगे हैं, बाकी सारे देशों को हम पीछे कर चुके हैं और आने वाले 2-3 वर्षों में जर्मनी, जापान भी पीछे होगा, ऐसा हम नहीं, दुनिया मान रही है। हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे 27-28 तक और 2047 में विकसित भारत 2047 का जो रोड मैप लेके हम लोग चल रहे हैं, उसमें अमेरिका, चाइना को भी पीछे करके भारत आर्थिक महाशक्ति बनेगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा। उस दिशा में जो सुधार हुआ है उसका ये परिणाम है कि इस बार के बजट में 50 लाख करोड़ का बजट जो प्रस्तुत हुआ है, जो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो 16 लाख करोड़ का बजट हमारे देश का होता था। 3 गुना बढ़कर इन 10 वर्षों में बजट की साइज 3 गुना बढ़ी है और उसका ये असर पड़ा है कि देश के विकास के लिए जो जरूरी अधोसंरचना की आवश्यकता होती थी, उसके लिए हमारे पास धन की कमी आड़े नहीं आ रही है। नदी जोड़ो योजना में यदि मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए 75,000 करोड़ की आवश्यकता है और यदि काली सिंध, पार्वती और चंबल को जोड़ने के लिए यदि 1 लाख करोड़ की आवश्यकता है, तो वो भी बड़ी आसानी से 90% केंद्र सरकार देने के लिए सक्षम है, जो कि सिंचाई की नहरों का जाल बिछाकर और आर्थिक तरक्की का, हरित क्रांति लाने का जो सपना है उसको पूरा करने का काम हम कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देश को यदि समृद्ध बनाना है तो देश के नागरिकों को समृद्ध बनाना पड़ेगा। हमें किसानों को समृद्ध बनाना पड़ेगा, हमें युवाओं को सक्षम बनाना पड़ेगा, हमें नारियों की सशक्तिकरण करना पड़ेगा और हमें गरीबों को गरीबी से बाहर लाना पड़ेगा। तब जाके देश समृद्ध होगा, सशक्त होगा और वास्तव में आर्थिक तरक्की का जो मायने है वो ज़मीन पर हमको दिखाई देगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को बढ़ाएगा, निवेश बढ़ाएगा, खपत बढ़ाएगा और विकास को भी तेजी से आगे बढ़ाएगा। देश के नागरिकों की जेब कैसे भरे, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़े और देश के नागरिक विकास में कैसे भागीदारी बने, इसकी नींव ये बजट रखता है। ये वो शब्द हैं जो समग्र रूप से पूरे देश के चित्र को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, ये बातें प्रधानमंत्री जी ने इस बजट की व्याख्या करते हुए कहा है। और उसी कड़ी में सिर्फ कहा नहीं है, इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की आमदनी वाले बहुत बड़े मध्यम वर्ग को कर से मुक्त कर देना, ये इसने पूरे देश को प्रसन्न भी किया है और आश्चर्यचकित भी किया है। इतना बड़ा निर्णय, 7 लाख से सीधे 12 लाख, 1 लाख रुपये महीने जिसकी आमदनी है और उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए उसकी बचत होगी और 1 लाख से 1.5 लाख रुपए जो उसकी बचत होगी, वो जो ये बचत बढ़ाएगा। देश के बहुत बड़े वर्ग का बचत को बढ़ाना, टैक्स फ्री कर देना, इसका मतलब कि वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, चीज़ों को खरीदने में अब वो ज़्यादा सक्षम हो सकेगा, ज़्यादा वो खर्च करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय इस बजट में उन्होंने किया है और सरकारी नौकरी करने वालों को 12,75,000 में
टैक्स मुक्त किया है उन्होंने। इसके साथ ही जो कटौती में की सीमा भी उन्होंने बढ़ाई है। ये एक ऐतिहासिक बजट के रूप विकसित भारत के लिए 2047 के लिए रोड मैप, प्रावधान, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र, नियामक सुधार और खनन। इस बजट का लक्ष्य एक व्यापक 6 आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है। हम जानते हैं कि यदि हमें देश की स्किल, देश का स्केल और स्पीड, 3 चीज़ें हम बढ़ाते हैं तो आर्थिक ग्रोथ हो पाती है। स्किल बढ़ाने के लिए हम इस बजट में शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने का प्रावधान किया गया है। अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की बजट में प्रावधान किया गया है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग स्थापित 5 स्थानों पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह केंद्र युवाओं को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के आवश्यक कौशल से सशक्त बनाने की योजना को लेकर ये आ रही है। IIT में 1,35,000 छात्रों को सुविधा देने के लिए मोदी सरकार ने 2014 के बाद स्थापित 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का फैसला किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के क्षेत्र में उसको बढ़ाना। अब जो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में काम नहीं करेगा वो देश के युवा पिछड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने इसमें भी ये 500 करोड़ की लागत से AI फॉर एजुकेशन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रावधान किया है। पिछले वर्षों में मेडिकल कॉलेजेस में सीटें की संख्या में 130% की वृद्धि हुई है। हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र को हमें ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना पड़ेगा। स्वास्थ्य की सुविधाओं में उसके लिए हमें डॉक्टरों की ज़रूरत है। डॉक्टरों के लिए मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा खोलने की आवश्यकता है, जिससे कि ज़्यादा डॉक्टर तैयार होंगे तो डॉक्टरों की उपलब्धता ज़्यादा होगी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनको पहुँचाना हमारे लिए आसान हो सकेगा। इसके लिए अगले 5 वर्षों में 75,000 नई सीटें जोड़ने का निर्णय लिया है, जिसमें 10,000 इस वर्ष 75,000 में 10 वर्ष 25-26 में नई मेडिकल MBBS की सीटें ऐड होने वाली हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में भी अभी हमने 3 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कराया, सिवनी में, मंदसौर में और नीमच में। प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, जिसमें 300 सीटें MBBS की बढ़ी हैं। अगले वर्ष हम लोग 3 और मेडिकल कॉलेज सिंगरौली, श्योपुर और बुधनी में भी मेडिकल कॉलेज हम शुरू करने वाले हैं। फिर उसके अगले साल 5 मेडिकल कॉलेज और हम शुरू करने वाले हैं। तो हमने ये तय किया है कि यदि 75,000 सीटें आगे 5 वर्षों में केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा रही है, तो उसमें 8 से 10,000 का कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश का है। उसके लिए तेजी के साथ निजी क्षेत्रों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। 12 मेडिकल जिलों में PPP मोड में, जिसमें सीधी भी है, जिसमें पन्ना भी है, जिसमें कटनी भी है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आएँ, उनको हम ज़मीन मुफ्त में देंगे, वो मेडिकल कॉलेज लगाएं और हमारे जिला अस्पताल से संबद्ध रहेंगे, जिससे कि मेडिकल अस्पताल की जो कंडीशन है उसको वो पूरा कर सकें। सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के कल्याण के माध्यम से अमृतकाल की अभिव्यक्ति ये बजट स्वीकार करता है। मानव संसाधन की क्षमता की विकास आर्थिक वृद्धि का तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 कार्यक्रमों को सशक्त बनाया गया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा किशोरियों का कल्याण सुनिश्चित। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने बजट के माध्यम से देश भर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्यरत 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स
गिग वर्कर्स वो होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होते हैं और हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनकी सर्विसेज को ले सकते हैं। ये 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स की ज़रूरतों को भी पहचाना है। इन श्रमिकों को सामाजिक पहचान देने के लिए उन्हें पहचान पत्र जारी किए जाएंगे और उन्हें ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कराया जाएगा जिससे वो रिकॉर्ड में आए। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उन सभी को आयुष्मान कार्ड देंगे, 5 लाख रुपए तक के मुफ्त में इलाज की। आपको मालूम है कि इस समय जो मापदंड है उसमें 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कहीं भी इलाज करा सकते हैं। 55 करोड़ लोगों को जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड दिया गया और अभी 70 साल से ऊपर के जो नागरिक हैं उन सबको, चाहे वो किसी भी जाति के हों, क्या आमदनी हो, कोई मतलब नहीं, उम्र का क्राइटेरिया, उसमें 6 करोड़ लोगों को और जोड़ा है। और अभी ये 1 करोड़ ऐसे गिग वर्कर्स यदि किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं और वो काम कर रहे हैं तो उनको भी आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय इस बजट में सरकार ने किया है। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि कैंसर जिस प्रकार से तेज़ी से बढ़ रहा है, कैंसर के रोगियों की पीड़ा को प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया है और उनको यदि कोई रिमोट एरिया का कोई व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो कीमो वगैरह लेने के लिए फिर उनको भोपाल जाना पड़ता है, लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की फैसिलिटी हर जिले में स्थापित करने के लिए उसको नाम दिया है डे केयर कैंसर सेंटर। वहाँ वो जाएंगे, वहाँ पर वो दिन भर के लिए एडमिट रहेंगे, उनका जो भी इलाज हो सकता है वो हो जाएगा और फिर घर आ जाएंगे। फिर जब उनको बुलाया जाएगा तो फिर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये और कैंसर की 36% दवाइयाँ तो कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया है इस बजट में। मतलब कैंसर की जो दवाइयाँ हैं वो भी सस्ती हो जाएंगी, तो उसका इलाज जिले स्तर पर करने में, उसको दवाइयों को खरीदने में आर्थिक बोझ कम होगा। जल जीवन मिशन 15 करोड़ परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा दी जा चुकी है। भारत की ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा कवर करती है। 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब कि अब उसके लिए और बजट की आवश्यकता जो होगी वो मिलता रहेगा। आपको मालूम है कि किसी गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति ने न तो मांग की थी और ना ही कभी किसी ने सोचा था कि कोई सरकार आएगी और फिल्टर वाला पानी गांवों में हर घर में नल से जल देने का योजना लाएगी। गांव शहर में तो फिल्टर वाला पानी आधे शहरों में नहीं मिल पाता था। मुझे याद है 2003 में भाजपा की सरकार बनने के पहले रीवा शहर, जो अभी इससे आधा था, अब तो रीवा बहुत तेज़ी से महानगर बन रहा है, उस समय तो इसका 30% 40% रहा होगा। उस छोटे से रीवा में आधे जनसंख्या को खारा पानी पीना पड़ता था। फिल्टर वाला पानी के लिए पर्याप्त फिल्टर प्लांट यहाँ पे नहीं थे। और आज मोदी जी की सरकार पूरे देश के हर गांव में फिल्टर प्लांट लगाकर टंकियां बना के पाइपलाइन बिछा के हर घर में नल से पानी, जैसे शहर में पानी की उम्मीद हम लोग करते हैं, वैसे ही गांव में भी हर घर में। अब हमारे देश के किसी गांव में माताओं बहनों को ट्यूबवेल से, तालाब से और कुओं से, बावड़ियों से पानी भर के धोते हुए हम लोग नहीं देखेंगे। कलंक था नारी शक्ति के ऊपर, जो पानी धोना, घर का झाड़ू पोछा और चौका बर्तन करने के साथ साथ पानी भी धोने का काम उनको करना पड़ता था। उस परेशानी से, प्रताड़ना से नारी शक्ति को मुक्ति मिलेगी जब उनके घर के दरवाजे में ही नल से पानी फिल्टर वाला मिलेगा। इससे बीमारी भी कम होगी। तो इस योजना में अकेले रीवा में 3000 करोड़ से ज़्यादा के काम चल रहे हैं। आप कल्पना करिए, सतना में भी 3000 करोड़ का काम चल रहा है, सिवनी में भी चल रहा है, सिंगरौली में, पूरे मध्य प्रदेश में 7,000 करोड़ का काम, 70,000 करोड़ का काम, पूरे देश में 8 लाख करोड़ का काम। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई हमारी 11वें से 5वें नंबर पर, उसके कारण हमारे खजाने में जो पैसा बढ़ा है, उस पैसे का सदुपयोग इस देश के नागरिकों को शुद्ध जल देकर उनको बीमारी से मुक्त करना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीमारी का मूल जड़ होता है पानी। यदि पानी सही नहीं
तो बीमारी को रोकना फिर संभव नहीं है, चाहे हम कितने भी अस्पताल बना लें। तो वास्तव में देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को भी एक बहुत बड़ी भूमिका ये फिल्टर वाला पानी जो मिलने जा रहा है, इसकी सीमा बढ़ाना भी एक बहुत ही अभिनंदनीय कदम है। इसके लिए बजट आवंटन को भी बढ़ाया गया है। MSME सेक्टर की अपार क्षमता का दोहन अब होगा। मोदी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डबल इंजन का सरकार का दूसरा प्रमुख स्तंभ माना है। वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग 7.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। ये MSME देश में निर्मित उत्पादों का 36% योगदान देते हैं और कुल निर्यात का 45% से अधिक उत्पन्न करते हैं। इन उद्योगों की क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाया जाए। क्रेडिट की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मध्यम और लघु उद्योगों को क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है कि जो क्रेडिट उनको कवर होता था 5 करोड़ का, अब वो डबल कर दिया, 10 करोड़ रुपए उसको कर दिया है। इससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। 1.5 लाख करोड़ रुपए और बांटे जाएंगे ऋण के रूप में। स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया। ये भी डबल कर दिया कि जो हमारी स्टार्टअप है उनकी क्रेडिट गारंटी को 10 से 20 करोड़ करना। गारंटी शुल्क को 27 क्षेत्रों में 1% पर सीमित किया। सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट के साथ कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले वर्ष में 10 लाख ऐसे कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए 91,000 करोड़ रुपए की प्रतियोगिता के साथ ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड पहले ही स्थापित किया जा चुका है। अब 10,000 करोड़ रुपए के शुरुआती योगदान के साथ एक नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा। फंड ऑफ फंड्स ये सभी उपाय भारतीय MSME को वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, जैसे फुटवेयर उद्योग में 22 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। हम लोग जानते हैं कि फुटवेयर और खिलौना भले छोटी चीज़ है, लेकिन कितनी प्राथमिकता दी है कि भारतीय खिलौना उद्योग को भी पुनर्जीवित करने पर जोर दिया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ के खिलौने चाइना से क्यों आए, विदेशों से खिलौने आयात इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ खिलौने उतने बनते नहीं। इस बजट में ये सुनिश्चित किया गया कि हम इतने खिलौने बनाएंगे कि अपने यहाँ को खपत को तो पूरा करेंगे हम, विदेशों में खिलौने निर्यात करने वाले देश के रूप में। आज चाइना और अन्य देश इसलिए आगे बढ़े तो उन्होंने इस प्रकार के छोटे छोटे प्रोडक्ट जिसको FMCG कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG, उस पर उन्होंने बहुत फोकस किया और उन छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ाकर और भारत के इस बड़े बाजार में उन्होंने बेचना शुरू करके अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक कर दिया और हम निर्यात पर निर्भर हो गए हैं, आयात पर। तो ये जो हमारी कमजोरी है जिसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत के खिलौना उद्योग और फुटवेयर उद्योग में को विशेष फोकस करके उसको प्रोत्साहित करने की बजट में प्रावधान किया है। बजट में औद्योगिक विकास का लाभ उठाकर पूर्वी राज्यों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाया है। मेक इन इंडिया योजना की सफलता को और आगे बढ़ाता है। ये बजट छोटे मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के अंतर्गत राज्य सरकारों को नीति समर्थन और कार्यान्वयन रोडमैप प्रदान किया जाए। राज्य सरकारों को रोडमैप केंद्र सरकार देगी इन सारे बजट में प्रावधान करने के बाद कि वो किस तरीके से अपनी नीतियों को बनाएं कि जिससे कि इस मिशन को हम ठीक प्रकार से आगे बढ़ा सकें। बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं और भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और हाई सीज में मत्स्य पालन से लेकर और सब्जी और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए जो जरूरी प्रावधान की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, तो कम उत्पादकता और कम बीमा कवरेज वाले कृषि जिलों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना बनाकर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में जहाँ पर
जिन राज्यों में उत्पादन कम है, क्योंकि एक एक भूमि का उपयोग खेती को बढ़ाने में करना है। हमारे पास जमीन है और यदि उसमें खेती नहीं है तो ज़मीन का सदुपयोग नहीं है। सिंचाई के पानी पहुंचाना और उस ज़मीन से उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, ये खेती को लाभ का धंधा बनाने वाला भी होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला भी होगा। तो ऐसे 100 कम उत्पादकता और कम बीमा कवरेज वाले कृषि जिलों को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना बनाकर उसको एक योजना के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू हुआ था, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा ले सकते हैं, 3 लाख से बढ़ाकर उसको 5 लाख कर दिया, डबल कर दिया। अब वो ज़्यादा पैसा ले सकते हैं और अपने खेती के लिए उनको कैपिटल मिलेगा, पूंजी मिलेगा और वो खेती के लिए प्रोत्साहित हो सकेंगे। यूरिया की आपूर्ति को और मजबूत करने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक नया प्लांट भी स्थापित करने का प्रावधान है, क्योंकि फर्टिलाइज़र भी एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें हम इंपोर्ट करने के लिए मजबूर होते हैं। तो वो जिन प्रोडक्ट के लिए हम इंपोर्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को यदि हम खुद ही बनाएंगे तो हमारा विदेशी मुद्रा बचेगी और आगे बढ़ सकेंगे। नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए शहरों को विकास का केंद्र बनाना, सिटी एज ए ग्रोथ हब। 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना PM स्वनिधि में लाभ मिला है। इस नई योजना में बैंकों से बड़े ऋण 30,000 की सीमा वाले UPI ऋण, क्रेडिट कार्ड और क्षमता का प्रावधान करना। के बारे में मैंने बताई कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को जो काम हुआ है वो दिख ही रहा है पूरे देश में। जिस प्रकार से सड़कें बनी हैं, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की सड़कें बन रही हैं, कहीं पैसे की कमी नहीं आ रही। रेलवे की लाइनों का विस्तार हो रहा है, रीवा से सिंगरौली रेल लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि पूरे देश में रेलवे, एयरपोर्ट, जैसे रीवा में उड़ान स्कीम से एयरपोर्ट बना, इस बजट में घोषणा की गई है कि हम 200 नए एयरपोर्ट और बनाने जाएंगे और 4 करोड़ हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या को भी बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि देश की स्पीड बढ़ेगी। जब 4 लेन की सड़कें बन जाती है, रेलवे की लाइनें बन जाती हैं, एयरपोर्ट बन जाते हैं, तो स्पीड बढ़ती है। और स्पीड, स्केल और स्किल, ये 3 बेसिक फंडामेंटल जो मोदी जी ने कहा है कि आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है, उसका उन्होंने प्रावधान किया हुआ है। तो कुल मिला के ये बजट जो है, जिसमें कि पॉइंट वाइज कई चीज़ें आपको लिखित में दिया हुआ है, आपसे यही अपेक्षा है कि ये समावेशी बजट जो सभी वर्गों के सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास का जो मंत्र 2014 में सरकार बनाने के बाद मोदी जी लेके चले थे, उस पर सिर्फ मंत्र नहीं था, वो एक दिशा थी। जिस दिशा पर चलते हुए देश को आज आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करते हुए जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को, गरीबों को कच्ची छत वालों को पक्की छत दिया, इस बजट में 3 करोड़ और देने का प्रावधान किया गया। मतलब कि 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना से जितने गरीबों को काम मिला है वो छत मिली है, अब ऑलमोस्ट डबल 3 करोड़। और इसका मतलब देश में कच्चे मकान वाला कोई भी नागरिक न बच जाए, ये कलंक है कि हम अपट कर दें और रात भर उनको जाग के बिताना पड़े। ये एक परेशानियाँ थी जो देश भोग रहा था कि 4 करोड़ मकान बन गए, 3 करोड़ और मकान बनेंगे। तो उन्होंने गरीब की बात की, जो ये अपना 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का गरीबों के लिए उन्होंने प्रावधान किया। आयुष्मान कार्ड योजना में उन्होंने 5 लाख रुपये तक का इलाज देने की बात कही, प्रधानमंत्री आवास को घर देने की बात कही, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य देने की बात कही। इन सब के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ती है। ये सरकारें इसलिए नहीं कर पाती थी। हम लोग जानते हैं ये बाणसागर का बांध क्यों नहीं बनता रहा, जिसको 25 साल पहले बन जाना चाहिए था, उसको हम लोगों ने अभी बनाया।
क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं होता। सरकार के पास पैसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो आर्थिक अनुशासन स्थापित करके राजस्व को बढ़ाने की क्षमता नहीं रखते और उसके कारण सड़कें टूटी पड़ी थी, चलने लायक सड़कें नहीं थी, सिंचाई की नहरें अधूरी पड़ी थी, 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे। लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से इस देश का नेतृत्व संभाला है, इतने बड़े देश में इतनी विसंगतियों के बाद भी, इतनी समस्याओं का अंबार विरासत में मिला, उसके बावजूद भी अब देश को बहुत ही बेहतर तरीके से कुशलता के साथ विकास की पटरी पर रखकर और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं। आज नहीं, हम नहीं, सारा देश, दुनिया कहती है कि 2047 तक भारत आर्थिक महाशक्ति बनकर दुनिया का नेतृत्व करेगा। तो उस दिशा की ओर हम न सिर्फ आगे बढ़े हैं बल्कि बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। ये बजट ने देश के जनता के आत्मविश्वास को बढ़ाया है और देश की जनता का जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो ज़्यादा ऊर्जा के साथ देश के विकास में न सिर्फ अपने लिए काम करते हैं बल्कि देश के लिए काम करते हैं। तो इसलिए ये इसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। आपके माध्यम से ये बजट लोक कल्याणकारी और समावेशी सभी वर्गों के कल्याण, विकास, ज्ञान, जो हमारा मंत्र है, ज्ञान का मतलब है जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। तो मतलब ये युवाओं के कल्याण का है, ये गरीबों के कल्याण का है, ये किसानों के कल्याण का है, ये नारियों के, और यही 4 जातियाँ मोदी जी ने कही है। हमारे देश में मैं नहीं जानता कि कितनी जात के लोग रहते हैं, कौन कितने धर्म के लोग रहते हैं, सिर्फ ये मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि हमारे देश में 4 जातियों के लोग रहते हैं, 4 धर्म के, गरीब, युवा, नारी और किसान। इनके कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित है और उसके लिए उन्होंने जो बजट बनाया है उससे देश अब मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और आगे और तेज़ी से बढ़ेगा।